बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students, we start our class with the name of Allah who is most beneficent and ever merciful. Welcome to all students and parents in the last video class for the revision of second semester final term content. In the previous video class we had completed we had reviewed last chapter of geography, chapter number 7, advanced mapping technique, and then we had discussed or reviewed 2 units of history, unit number 2 and unit number 3. Now I am going to give the review of unit number 4. The name of unit number 4 is the War of Independence, and in this class we will also review unit number 8, the struggle for the independence, and unit number 10, the birth of Pakistan. So start with the revision of unit number 4, the War of Independence. The War of Independence, it was the first war that had begun in the month of May in 1857. ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो पहली वॉर थी, वो पहली स्ट्रगल थी जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे और जो वहाँ के नेटिव क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज और सिख थे, उन्होंने स्टार्ट की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। अगर बात करें मिडिल 18th सेंचुरी की, तो ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी बहुत तेज़ी से सब कॉन्टिनेंट इंडिया में ट्रेडिंग के साथ साथ रूलिंग का। उस वक्त उनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी वो या उनके रेजिडेंशियल प्रेसिडेंसीज बनी हुई थी बंगाल, मद्रास और कोलकाता। ये तीनों जो शहर थे, जो तीनों मेन सिटीज़ थी, ये ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर फैक्ट्रीज जो है वो काम करती थी और ये सब कोस्टल एरियाज़ में थी, इसलिए ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, अच्छा, जब यहाँ पर ब्रिटिश राज आया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स दी। पहली रिफॉर्म जो उन्होंने दी थी वो थी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स। उन्होंने ऐसे स्कूल्स को स्टार्ट किया इंडिया में जहाँ पर वेस्टर्न करिकुलम पढ़ाया जा रहा था, और वेस्टर्न करिकुलम पढ़ाया जा रहा था विद इंग्लिश लैंग्वेज। बाइबल वहाँ कंपलसरी थी। वहाँ के जो नेटिव स्कूल्स थे जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स थे, पाठशाला थे, मदरसे थे, वो सब बंद कर दिए गए थे क्योंकि उनकी फंडिंग आती थी मुगल्स की तरफ से। मुगल्स इनके पपेट रूलर्स थे। अब मुगल्स की तरफ से फंडिंग जब इन लोकल स्कूल्स, मदरसास और पाठशाला को बंद कर दी गई और सारी फंडिंग कहाँ दी जा रही थी? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स को। तो जो गवर्नमेंट लेवल के स्कूल्स थे या पाठशालास थी वो ख़त्म कर दी गई। तो अब मजबूरी के तहत जो वहाँ के लोकल इंडियंस थे, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल थे, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वेस्टर्न करिकुलम के स्कूल्स, जो कि मिशनरी स्कूल्स थे, जिनका मेन मकसद क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट करवा दिया जाए। क्योंकि जब बच्चों की बेसिक लर्निंग ही बाइबल से करवाई जाएगी तो उनका माइंड मेकअप इस तरह से किया जा रहा था कि वो इस्लाम, अगर मुसलमान है तो इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाए, हिंदू है तो हिंदुइज्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी की तरफ आए। ये पहली रिफॉर्म थी जिसको मुसलमानों ने बिल्कुल रिजेक्ट किया। इंडियंस मुस्लिम्स ने अपने बच्चों को स्कूल्स भेजना छोड़ दिया क्योंकि जिन स्कूल्स में वो भेज रहे थे वहाँ पर फंडिंग बंद हो गई थी और वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में भेजना नहीं चाह रहे थे। अच्छा जी, जो दूसरा वो रिफॉर्म लेकर आए वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ये एक ऐसी रिफॉर्म थी कि किसी भी ऐसी स्टेट जहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जहाँ पर जो किंग होता था उसके हायर यानी उसके जो वारिस होता था उसको रूलिंग मिलती थी उसके बाद। तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर तो उनका हेरिडिटी सक्सेसर इतना क्वालिफाइड है या इतना पावरफुल है कि वो अपने वालिद के बाद जो है उसको उस सारी रूलिंग सिस्टम को लेके चल सकता है तो उसको रूलिंग मिलेगी। और अगर ऐसा कोई हेरिडिटी सक्सेसर नहीं बचता है फैमिली में तो उस स्टेट का जो रूलर होगा वो कौन हो जाएगा? ब्रिटिश हो जाएंगे। इसके खिलाफ भी एहतजाज किया गया। तीसरे रिफॉर्म वो लेकर आए थे फाइनेंशियल रिफॉर्म। एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करना पड़ते थे। ये जो राजा महाराजा होते थे जो अपने इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स को लेकर चल रहे थे, या जो हमारे दिल्ली सल्तनत के प्रिंस वगैरह होते थे, इन्हें जो है वो
एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करना पड़ रहे थे और जब टैक्स वसूली के लिए जाते थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स, तो उनके साथ इनकी जंगें अक्सर हो जाया करती थी। फिर मिलिट्री रिफॉर्म्स लेकर आए। मिलिट्री में इंडियन जो इंडियंस थे, लोकल इंडियंस, जिसमें हिंदू थे, सिख थे, पारसी थे और दूसरे कास्ट के लोग थे, उन्हें जो है वो सीपॉइज का रैंक दिया जाता था, हायर रैंक, जिसमें कैप्टन है, जनरल है, ब्रिगेडियर है। इस तरह की रैंकिंग सिर्फ किसे दी जा रही थी? ब्रिटिश मेंबर्स को, जो कि इंग्लैंड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर कर आते थे। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, बाइसनेस की जा रही थी। फिर एक टाइम आया कि इन्होंने एक ऐसी राइफल इंट्रोड्यूस करवा दी जिसमें ग्रीस कार्टेज इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर भी रिजर्वेशंस आ गई, दोनों तरफ से, हिंदुओं की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी। जो इंडियन हिंदू थे उन्होंने कहा कि हम इस राइफल को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस राइफल में जो ग्रीस इस्तेमाल किया जा रहा है, दे मे बी मेड अप ऑफ एनिमल्स फैट, ये हो सकता है किसी जानवर के फैट से बनाया गया हो, चिकनाई से बनाया गया हो, लिहाजा स्पेशली उनका जो इशारा था वो काऊ की तरफ था, वो उसको नहीं जो है उसका मीट इस्तेमाल करते, तो वो कहते हैं हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, ये हमारे जो है रिलीजियस टीचिंग्स के खिलाफ है। सेम एज मुस्लिम्स ने भी इसके खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा मे बी पॉसिबल ये पॉक जो है उसके ग्रीस जो है उसके फैट से बनाओ, तो एज इस्लाम में रहते हुए हम इस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ से पहला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। पीछे बहुत सारी रीजंस तो सामने आ ही रही हैं, जैसे मिशनरी स्कूल्स का बनना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स का आ जाना, फाइनेंशियल रिफॉर्म से, मिलिट्री रिफॉर्म से, आखिर में आकर ये जो वाकया हुआ जहाँ पर ग्रीस कार्टेज का इस्तेमाल ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था, तो पहली बार कुछ सिपाही जो थे वो खड़े हो गए अपने ऑफिसर के अगेंस्ट, जिसमें जो तादाद यहाँ पे लिखी हुई है 10 मई की बात है, 10 मई 1857, यहाँ पर मीरठ में 85 सिपाहीज ने अपने ऑफिसर की बात मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम इस ग्रीस कार्टेज गन का इस्तेमाल, राइफल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और फिर उन सिपाहियों को कड़ी सजा दी गई। अच्छा, अब उन सिपाहियों को कैद में डाल दिया गया। अब जो इनके साथी थे, इनके जो इनके ग्रुप मेंबर्स थे, उन्होंने इन तमाम 85 मेंबर्स, जिसमें मुसलमान भी थे, जिसमें हिंदू भी थे, उन्हें आज़ाद करवा, वहाँ से रातों रात आज़ाद करवा, और ये सब मार्च करते हुए कहाँ चले गए? मीरठ से दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में क्योंकि जो है वहाँ दिल्ली दरबार में वहाँ का उस वक्त का आखिरी मुगल एम्पीयर जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, वो वहाँ मौजूद था। अच्छा, ये बहादुर शाह जफर के पैलेस में पहुंचे। वहां जाकर इन्होंने जो है उनसे कहा कि आप बेशक जो है वो इस वक्त ज़्यादा पावर में नहीं है, लेकिन आप पूरे सब कॉन्टिनेंट इंडिया के क्या हैं? आप पूरे सब कॉन्टिनेंट इंडिया के मुगल एम्पीयर, लिहाजा आप हमें सपोर्ट करें। ये जो हमारे साथ किया गया है या हमारे सिपाहियों के साथ जो सलूक किया गया है, इसके खिलाफ जो हम जंग करना चाह रहे हैं, जो रिबिलियन हम करना चाह रहे हैं, इसमें आप हमें सपोर्ट करें। तो जो उस वक्त का मुगल था बहादुर शाह जफर, उन्होंने इनकी सपोर्ट की, और फिर ये जंग शुरू हुई। कहाँ से? मीरठ से दिल्ली, और दिल्ली से आहिस्ता आहिस्ता ये जो रिबिलियन है, ये जो इनकलाबी जंग थी, वो फैलती चली गई। इसके 3 मेन सेंटर्स है, जिसमें दिल्ली है, कानपुर है और लखनऊ। सबसे पहले हम दिल्ली में देखेंगे दिल्ली में किस तरह से सारा कुछ हुआ। दिल्ली में क्योंकि दिल्ली दरबार में जाकर इन्होंने गुजारिश की थी, किससे, या रिक्वेस्ट की थी बहादुर शाह जफर से, तो बहादुर शाह जफर की फोर्सेस ने इनकी मदद करना शुरू की। इनका मुकाबला हुआ ब्रिटिश फोर्सेस के साथ, लेकिन सितंबर 20 1857 को दिल्ली को ब्रिटिश फोर्सेस ने इन रिबिलियंस से आज़ाद करवा लिया। अच्छा, फिर कानपुर में उस वक्त का जो रूलर था वो थे नाना साहब। नाना साहब, ही वॉज द अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ अ मराठा नोबल पर्सनालिटी। मराठियों का एक बहुत नोबल पर्सनालिटी थी, जो उस वक्त का रूलर रहा होगा, उसके ये अडॉप्टेड चाइल्ड थे। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में क्या था कि अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो भी वालिद की जगह रूलिंग में नहीं आ सकता, इवन उसकी पेंशन तक उसको नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर जो नाना साहब थे वो अडॉप्टेड चाइल्ड थे, तो उन्होंने इस चीज़ का बदला लेने के लिए इस जंग में सपोर्ट किया। किसे? उन सिपाहियों को जिन्होंने ये जंग स्टार्ट की थी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जंग हुई और ब्रिटिश जो है कानपुर में ये जंग वो हार गए। जो बचे कुछ सिपाही थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, इसने उन्हें एक शिप में सवार किया और ये कहा कि हम आपको सेफली यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही वो लोग शिप में सवार हुए सारे, इसने पीछे से नाना साहब की फोर्सेस ने उन पर फायर खोल दिया और सारे के सारे इस जंग के आखिर में मारे गए। कुछ टाइम तक तो नाना साहब की हुकूमत रही कानपुर पर, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ब्रिटिश फोर्सेस दोबारा वापस आई और जंग हुई, तो ये जंग वो हार गए। तीसरी जगह थी लखनऊ। अब लखनऊ में पहले ही जो है एक प्रॉब्लम चल रही थी कि लखनऊ का जो उस वक्त का रूलर था, जिसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, उनको पहले ही लखनऊ से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से लखनऊ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ पर जो कंट्रोल था उस वक्त एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर का वहाँ पर कंट्रोल था। अब उसकी फोर्सेस के साथ फिर ये जो रिबिलियन सोल्जर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ, पहले दिल्ली से कानपुर से जब वो लखनऊ की तरफ आए तो वहाँ पर उनका मुकाबला उसकी फोर्सेस से हुआ और एट दी एंड वो लोग भी ये जंग हार गए। लिहाजा 11 मई 1858
को जाकर ये जंग खत्म हुई। 1 साल तक 3 शहरों में, 3 बड़े शहरों में, कहाँ कर, दिल्ली में, लखनऊ और कानपुर में ये जंग होती रही और फाइनली मई 1858 को जाकर ये जंग खत्म हुई। स्टार्ट हुई थी 11 में 1857, खत्म हुई मई 1858। इस 1 साल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंजेस फेस करने पड़े, इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इंग्लैंड में काम कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन कर दिया गया, उन्हें रूलिंग करने से रोक दिया गया। उन्हें कहा गया कि जस्ट आप ट्रेडिंग के लिए गए थे, अब आप ट्रेडिंग करें। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल नहीं करेगी तो फिर इंडिया को रूल कौन करेगा? इंडिया को रूल करने के लिए फिर क्वीन विक्टोरिया खुद इंडिया आई, उनकी प्रोक्लेमेशन सेरेमनी हुई और उन्हें फर्स्ट इंप्रेस ऑफ इंडिया बनाया गया। और अब इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर रही थी, बल्कि डायरेक्ट क्राउन रूल आ गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाई गई वहां पर, जिसके मोस्टली मेंबर्स जो होते थे वो ब्रिटिश हुआ करते थे। लोकल इंडियंस को उसकी मेंबरशिप नहीं दी जाती थी। बाद में फिर कुछ कानून ऐसे बनाया गया जिसमें उन्हें उनकी मेंबरशिप दी गई। अच्छा जी, 2 बातें पूछी गई हैं यहाँ पर कि वजह क्या बनी जंग के खत्म होने की और क्या चैलेंजेस फेस किए या क्या इफेक्ट आया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, जो पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो जो यहाँ पर रीजंस आते हैं फेलियर के, वो रीजन ये आते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया था वो एक बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी रियासत थी, जिसमें हर प्रोविंस ने या हर प्रिंसली स्टेट ने इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो है जंग हार गया। प्लस इनके पास जो है वो बहुत जदीद हथियार मौजूद नहीं थे, ब्रिटिश फोर्सेस के पास वो होते थे। ये जो सी पॉइंट्स थे ये तादाद में कम थे, नंबर्स में कम थे, जबकि ब्रिटिश फोर्सेस नंबर्स में ज्यादा थी। और फिर हिंदू मुसलमानों के आपस में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट्स रहते, तो ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस हार गए थे। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम करना बंद किया, उसको बैन कर दिया गया और फिर ब्रिटिश क्राउन रूल वहां पर आ गया। जो पहला वाइसराय बनाया गया इंडिया का, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग मेड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड दिस फॉर्मली एंडेड द मुगल एम्पायर। और यहाँ पर जब बहादुर शाह जफर, जब ये लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसराय इंडिया का बनाया गया, तो जो बहादुर शाह जफर थे जिन्होंने इस जंग में इन रिबेलियंस को सपोर्ट किया था, उनको वहां से निकाल दिया गया, दिल्ली दरबार से उन्हें निकाला गया, एग्जाइल करके बर्मा भेज दिया गया, जहां पर वो कैद में 80 से 85 साल इनकी उम्र बताई जाती है कि तकरीबन 85 साल की उम्र में वो वहां पर मर गए। यानी जो आखिरी मुगल था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। और उसको निकालने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो इंडिया का पहला वाइसराय बना था आफ्टर बैनिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो हो गया हमारा रिव्यू यूनिट नंबर 4 का, जिसका नाम था द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिव्यू ऑफ यूनिट नंबर 8, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। The struggle of independence. How did the events of First World War affect the politics of subcontinent India? इस यूनिट के रिव्यू से पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन कंट्रीज के बिटवीन हुई, क्या रीजंस थे और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कब हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी जुलाई 28, 1914 और ये एंड हुई थी 11 नवंबर 1918। दो जो थे इसमें मेन पावर्स थी, सेंट्रल पावर और एलीज पावर। सेंट्रल पावर में जो कंट्रीज थी इसमें 2 अलायंसेस थे, डबल अलायंस था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जबकि जो एलीज थे इसमें ट्रिपल अलायंस था, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। इन 2 पावर्स के दरमियान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गए थे एलीज, यानी रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुई थी। अच्छा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, क्योंकि मैंने नाम लिया एलीज पावर में ब्रिटिश का, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो ब्रिटिश उस वक्त इंडिया में भी मौजूद थे, कॉलोनियल कंट्री थी इंडिया उनकी, जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और जब भी जंगें हुआ करती हैं इस तरह से वर्ल्ड वाइड, तो जो कॉलोनियल कंट्रीज है वहां से आर्म फोर्सेस को हायर किया जाता है, बुलाया जाता है ताकि वो इस जंग में हिस्सा ले। अब यहाँ पर भी यही हुआ, ब्रिटिश ने इंडियन ट्रूप्स को इस्तेमाल किया अपनी मकासद के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि वो एलीज ग्रुप में थे। यहाँ से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि वो जो इंडियंस थे उन्होंने इस चीज पर एतराज किया कि इस जंग में हमें क्यों शामिल किया जा रहा है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं रॉलेट एक्ट। द अनरेस्ट वाज मेड, ये जो कंडीशन थी खराब हुई क्योंकि इसमें मुसलमानों ने इस जंग में जो है कुछ टाइम तक तो सपोर्ट किया था ब्रिटिश ट्रूप्स को, लेकिन जब हमला हुआ ऑटोमन एम्पायर पर, ऑटोमन एम्पायर उस वक्त कहाँ किसको सपोर्ट कर रहा था? ऑटोमन एम्पायर सपोर्ट कर रहा था सेंट्रल पावर यानी जर्मनी को, और जर्मनी की जंग चल रही थी ब्रिटिश यानी एलिस ग्रुप के साथ। तो ऑटोमन्स जो थे देवर द मुस्लिम,
उस सल्तनत उस्मानिया थी ये। अब इस सल्तनत उस्मानिया जो कि तुर्की से कंट्रोल की जा रही थी, जब मुसलमानों को ये कहा गया ब्रिटिश ट्रूप्स की तरफ से या ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से कि आपने अब हमला करना है ऑटोमन एम्पायर पर, तो मुसलमानों ने जो है इनकार कर दिया। मुस्लिम फोर्सेस जो इंडिया से मंगवाई गई थी इस जंग के लिए, उन्होंने वहाँ पर जो है हिस्सा लेने से जंग में इनकार किया। उन्होंने कहा हम अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, लिहाजा वो वहाँ से बैकआउट कर गए और फिर इंडिया में तहरीक स्टार्ट कर दी गई। अच्छा जी, यहाँ आकर मुसलमान वहाँ से बैकआउट हुए। इंडियंस जो थे, हिंदू जो थे, वो इस जंग में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन फिर कंडीशंस मजीद ख़राब होती गई सब कॉन्टिनेंट इंडिया में। और पहला एक और एक्ट लेकर आया गया जिसका नाम था द रॉलेट एक्ट। कंडीशन जो अनरेस्ट कंडीशन थी, जो एहतजाज हो रहे थे मुस्लिम लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिम्स की पॉलिटिकल पार्टी थी और कांग्रेस इंडियन की पॉलिटिकल पार्टी थी, तो मुस्लिम लीग से की तरफ से एहतजाज किए जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि ऑटोमन एम्पायर पर हमला ना किया जाए क्योंकि वो मुस्लिम सल्तनत है। लिहाजा यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया में जो अनरेस्ट कंडीशन शुरू हुई, इस तमाम एहतजाज को रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में पास किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसमें जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको अरेस्ट किया जाना था विदाउट एनी वारंट। अच्छा, अरेस्ट करने के बाद उन पर कोई भी केस, कोर्ट में केस नहीं चलेगा। जो भी अरेस्ट करेगा उनको कहीं भी कैद में डाल दिया जाएगा, उनके ट्रायल्स नहीं होंगे, और अगर ट्रायल्स होते भी हैं तो डायरेक्ट जज जो है वो फैसला दे देगा, ज्यूरी की जरूरत उससे नहीं पड़ेगी। ज्यूरी मेंबर्स वो होते हैं जो जज फैसला जो जज ले रहा होता है वो उसको सजेस्ट कर रहे होते हैं या उसको फैसला लेने में हेल्प कर रहे होते हैं, एविडेंसेस को देख रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा रॉलेट एक्ट के मुताबिक कि अगर ट्रायल चलता भी है तो जज डायरेक्ट जो है वो वर्डिक्ट दे देगा, अपना फैसला दे देगा बगैर किसी ज्यूरी मेंबर की जो है सलाह मशवरा लिए बगैर। हर तरह के प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये था रॉलेट एक्ट। अच्छा, अब जब रॉलेट एक्ट लगा दिया गया पूरे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में, तो अब चाहे वो नेशनल कांग्रेस हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या मुस्लिम लीग, ये इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, सब ने क्या किया, इसके खिलाफ दोबारा एहतजाज करना शुरू किया। और इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने के लिए वो एक बाग जिसका नाम था जलियांवाला बाग, वो वहां पर जमा हो गए। बहुत सारे लोग जब वहां जमा हुए और प्रोटेस्ट करना शुरू होगा, उसमें खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, हर तरह के लोग वहां पर जमा हुए। ये बात हो रही है 13 अप्रैल 1919 की, जब बहुत सारे लोग उस एक बाग में, उस एक गार्डन में इकट्ठा हुआ। अच्छा, उसका एक ही एग्जिट था, एक ही एंट्रेंस थी, एक ही दरवाजा था, आने जाने के लिए इस्तेमाल होता था। जब वो इतने सारे लोग प्रोटेस्टर्स वहां जमा हुए, तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग थे ये, जब ये वहां सब इकट्ठा हुआ और प्रोटेस्ट करना इन्होंने शुरू किया, तो इस तमाम प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ब्रूटल एक्ट किया। उस वक्त का जो जनरल था उसका नाम था जनरल ब्रिगेडियर रीजनल दायर। उसको ये ऑर्डर दिए गए ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से कि आपने इनके ऊपर ओपन फायर यानी डायरेक्ट फायर खोल देना। अब इन निहत्ते लोगों के ऊपर जब चारों तरफ से फायरिंग शुरू की गई तो इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो मारे गए और इस इवेंट को जलियांवाला बाग इवेंट के नाम से हिस्ट्री में याद किया जाता है। अब ये जो जनरल था उसको इस बात का रिग्रेट तो था कि उसने जो है बेगुनाह लोगों पर ये जो है इस तरह का एक्ट किया है, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी ड्यूटी थी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा दैट वाज माय ड्यूटी, और इसके रिवॉर्ड में उसे एक सॉर्ड दी गई थी जिसपे लिखा हुआ था सेवियर ऑफ पंजाब। ये उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश आर्म फोर्सेस की तरफ से उसके इस एक्ट के तौर पर उसको अवार्ड दिया गया था। एक सॉर्ड दी गई, एक तलवार दी गई जिसपे लिखा हुआ था सेवियर ऑफ पंजाब, यानी उसने पंजाब में होने वाले प्रोटेस्ट, ये जो जलियांवाला बाग है ये अमृतसर पंजाब में था, तो इसीलिए उसे सेवियर ऑफ पंजाब लिखी हुई एक जो है तलवार एज अ अवार्ड ब्रिटिश आर्म फोर्सेस की तरफ से दी गई। अच्छा, अब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हो गया 1913 अप्रैल की बात है। अब इस इवेंट के बाद दोबारा एक प्रोटेस्ट शुरू किया गया, किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया। इन 1920 गांधी जी बिगेन to organize a large scale non-violent movement across the India called non-cooperation मूवमेंट। मिस्टर गांधी की तरफ से एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई जिसको नॉन वायलेंट रहना था। नॉन वायलेंट मीन्स जिसमें तोड़फोड़ जलाओ गिराओ नहीं होना था, बस खामोशी से जो है वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करनी थी जिसमें ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट करना था। ये मूवमेंट चलती रही, 1920 में स्टार्ट हुई थी, 1922 में जाकर ये मूवमेंट नॉन वायलेंट से वायलेंट हुई। एक पुलिस चौकी पर जो कि उसकी थी ब्रिटिश फोर्सेस की थी, उस पर हमला हुआ और तकरीबन 22 के करीब जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो इस हमले में, क्योंकि उस पुलिस जो चौकी थी उसको जला दिया गया था जिसके रिजल्ट में 22 के करीब पुलिस ऑफिसर्स मर गए थे। लिहाजा ये जो
नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंट मूवमेंट थी वो वायलेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई, और इसकी वजह से क्योंकि वायलेंस क्रिएट हुआ, जलाओ घेराव हुआ, लोगों की जानें ज़ाया हुई, इस लिहाजा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। फिर साइमन कमीशन भेजा गया 1927 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को भेजा ताकि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बैठकर डिस्कशन करे कि आगे की पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से जो है ये इस तरह के बड़े बड़े जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब साइमन कमीशन इंग्लैंड से भेजा गया इंडिया, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मेंबर्स ने हाथों में ब्लैक पट्टियां बांधकर एहतजाज किया और उन्हें एक ही स्लोगन से उनका इस्तकबाल किया गया, गो साइमन गो। यानी साइमन कमीशन के जो लोग थे उनको वापस साइमन गो बैक के जो बैनर्स वो लेकर खड़े हुए थे कि आप जहां से आए हैं वहां पर वापस चले जाएं। लिहाजा साइमन कमीशन फेल हुआ। फिर क्योंकि इंडिया में होने थे इलेक्शन और इलेक्शन के लिए बनाया जाना था कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बुनियाद पर इलेक्शंस होते। इंडिया में अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसकी बुनियाद पर इंडिया में फर्दर इलेक्शंस होते। उस वक्त इंडिया में 11 सूबे थे और 560 प्रिंसली स्टेट्स थी। 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि इंडिपेंडेंट थी। अब प्रिंसली स्टेट्स में तो इलेक्शंस नहीं होने थे, 11 प्रोविंसेस जो थे उनमें इलेक्शंस होने थे। इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, एक फॉर्मेट चाहिए था, जो कि इन तीनों ने, क्योंकि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी और ब्रिटिश थे, इन तीनों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी वहां से जो ब्रिटिश है वो वीक होना शुरू हो गए, तो उन्हें लग रहा था कि वो इंडिया पर कंट्रोल कायम नहीं रख सकेंगे, तो अपनी इस वीकनेस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पावर शिफ्ट करना शुरू कर दी थी लोकल इंडियंस में। लेकिन उनका ज्यादा जो फेवरिज्म था वो कांग्रेस की तरफ यानी हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ था। खैर 1928 में जो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन लीडर्स में से एक लीडर आते हैं नेहरू, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उस नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने वो पॉइंट्स दिए जिसके मुताबिक आइंदा इंडिया में इलेक्शंस होते। जैसे ही नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई तो मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट किया। मिस्टर जिन्ना ने उस नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और 3 अमेंडमेंट्स, 3 चेंजेस करने के लिए कहे। जब उन्होंने वो 3 चेंजेस करने के लिए कहा मिस्टर नेहरू को, तो मिस्टर नेहरू ने उन 3 चेंजेस को रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई। अब मुस्लिम लीग के पास चांस था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करे। लिहाजा मिस्टर जिन्ना ने अपने फेमस 14 पॉइंट प्रेजेंट किए जिसके मुताबिक इंडिया में आइंदा इलेक्शंस होते या इंडिया की आइंदा की पॉलिटिक्स को सेट किया जाता। जब मिस्टर जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए तो उसको मिस्टर नेहरू और उनकी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा ना तो मुस्लिम लीग कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना सकी, ना ही जो है वो कांग्रेस कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना सकी। अब रह गए थे ब्रिटिश, जिनको कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसकी बुनियाद पर फिर फर्दर इलेक्शंस होते। अच्छा जी, जब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मसला खड़ा हुआ, मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम जो है मुस्लिम्स वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस लड़े। कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया में जब भी इलेक्शंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स इलेक्शंस लड़ रहे हो, हिंदू इलेक्शंस लड़ रहे, सब के सब कांग्रेस की सीट से इलेक्शन लड़े। यानी वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिल जाए और मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी कांग्रेस की सीट से इलेक्शन लड़े। तो मेन पावर तो कांग्रेस के पास जानी थी। लिहाजा क्या हुआ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया और गांधी जी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट कर दी। यानी उन्होंने तमाम सिविल इदारों की नाफरमानी की मूवमेंट को शुरू किया, तमाम लॉज को मानने से इनकार कर दिया। ये बात हो रही है 1930। बिगिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। अब इस मूवमेंट में उन्होंने क्या किया, ही प्रोटेस्ट एंड हिज पार्टी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्फेसाइज किया कि वो टैक्सेस को कम कर दे, लैंड टैक्सेस को, सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट के ऊपर कोई टैक्स ना लिया जाए, लेस स्पेंडिंग ऑन द आर्म फोर्सेस के ऊपर कम से कम पैसा लगाया जाए, एंड अदर फाइनेंस एंड टैक्स चेंजेस। ये डिमांड थी मिस्टर गांधी की जो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट से की कि उनकी ये तमाम बातों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनकी ये तमाम बातें एक्सेप्ट तो क्या ही की जानी थी, उल्टा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये बात हो रही है 1930। एक दफा 1922 में अरेस्ट हुए। अब कहाँ पर अरेस्ट हो रहे हैं, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिस्पांस में। अच्छा जी, इसके बाद मुस्लिम लीग का एक फाइनल जो एनुअल सेशन हो रहा था इलाहाबाद में, जहाँ पर अल्लामा इकबाल ने जो है वो अपना एड्रेस किया। उनका जो किताब है वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस रखता है। इसे कहा जाता है इलाहाबाद एड्रेस, खुतबा इलाहाबाद, जिसमें उन्होंने फाइनली मुस्लिम स्टेट की बात की और उस मुस्लिम स्टेट में उन्होंने उन 4 प्रोविंसेस का जिक्र किया जो कि बाद में पाकिस्तान बने। उन्होंने कहा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज का गिलगित बल्तिस्तान और केपी के है, उसको उन्होंने कहा कि अगर इन 4 स्टेट्स को, क्योंकि इस चारों जो है वो मुस्लिम प्रोविंसेस थे, अगर इन चारों को एक कर दिया जाए तो एक मुस्लिम स्टेट बन सकती है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उस मुस्लिम स्टेट को इंडिपेंडेंट कर दें या अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल रखें।
लेकिन अगर इन 4 सूबों को अलग कर दिया जाए तो एक मुस्लिम स्टेट बन सकती है जो कि मुसलमानों की अपनी स्टेट होगी। ये कहा जाता है कि ये स्टेटमेंट या ये एड्रेस उन्होंने किया था 1930 इलाहाबाद में। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिशें की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, जिसमें तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको इनवाइट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लंदन में, जहां पर बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फैसला किया जाना था। अच्छा, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त मिस्टर गांधी ही वॉज अरेस्टेड, वो अरेस्ट हुए हुए थे। लिहाजा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाई, क्योंकि उनके बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स उस वक्त कहाँ थे, जेलों में थे। लिहाजा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई फैसला नहीं हो पाया। फिर अगले साल 1931 में एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके लिए मिस्टर गांधी और उनके जो मेन लीडर्स थे उनको रिलीज किया गया, जेल से रिहाई दी गई और वो फिर ये जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन पहुंचे। अब वहां पर जो मिस्टर गांधी थे वो अपनी स्टबर्न एटीट्यूड के साथ सामने आए। उन्होंने वही बात की कि इंडिया को डिवाइड नहीं किया जाएगा, मुसलमानों को अलग स्टेट नहीं दी जाएगी, साथ के साथ जो भी इलेक्शंस होंगे वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट से ही मुस्लिम लीग भी इलेक्शंस लड़ेगी। यहाँ पर फिर मिस्टर जिन्ना के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो किसी फैसले के बगैर ख़त्म कर दी गई। फिर 1932 में एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई लंदन में, जिसमें फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया, जिसको ना तो मिस्टर जिन्ना ने अटेंड किया मुस्लिम लीग की बिहाफ पे, ना ही उसमें मिस्टर गांधी जी उसको अटेंड करने पहुंचे। लिहाजा इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई नतीजा सामने नहीं आया, यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन 1932 का टाइम पीरियड आ गया है लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया और 1936-37 में होने थे इलेक्शंस। ऑलराइट, at the end of 1932 the third round table conference was held. It produced no result because it was attended by few representatives. अब उस वक्त का जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रामजे मैकडोनल्ड, ही अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। उसने एक अवार्ड अनाउंस किया जिसका नाम था कम्युनल अवार्ड, जो 1932 में अनाउंस किया गया, जिसके मुताबिक सब कॉन्टिनेंट इंडिया में जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे अलग अलग रिलीजन्स के या अलग अलग बिलीव्स के, जैसे बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, पारसीज हैं या अनटचेबल्स हैं, सबको अलग से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई। अब इस पर रिजर्वेशंस दोनों तरफ से आई, मुस्लिम लीग की तरफ से भी आई और कांग्रेस की तरफ से भी रिजर्वेशन सामने आई। The Sikh and the Muslims also had their own reservations, but All India Muslim League accepted it. सिख और मुसलमानों यानी मुस्लिम लीग की रिजर्वेशंस तो थी, कांग्रेस ने तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कम्युनल अवार्ड को, लेकिन एट द एंड जाकर मुस्लिम लीग ने कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के की जो डिमांड आई थी कि अलग अलग सब अपने अपने सीट से इलेक्शंस लड़ सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था मुस्लिम लीग की तरफ से। अच्छा, इसी टाइम 1933 का टाइम था, चौधरी रहमत अली ने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में जो है इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और वहीं पर ड्यूरिंग हिज एजुकेशन इन्होंने एक पम्फलेट पब्लिश करवाया था, जिसमें उन्होंने उन 4 प्रोविंसेस, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो एक मुस्लिम स्टेट बन सकती है, तो चौधरी रहमत अली ने उन 4 प्रोविंसेस जिनको एक मुस्लिम स्टेट बनना था, बाद में उसका नाम सजेस्ट किया। तो अगर कहा जाए कि पाकिस्तान का नाम किसने सजेस्ट किया, तो ये नाम सजेस्ट किया था चौधरी रहमत अली ने। ना सिर्फ उन्होंने उस पम्फलेट पर उसका नाम पब्लिश करवाया, बल्कि उन पम्फलेट्स को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया। अच्छा जी, बात करते हैं 1935 की। अब 1933 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, 1934 का टाइम पीरियड भी निकल गया। 1935 में एक एक्ट बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे कहा गया, या ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, और जिसे कहा गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके मुताबिक अब इंडिया में इलेक्शंस होने थे फॉर 11 प्रोविंसेस। और इस एक्ट को दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ से रिजेक्ट किया गया, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट किया और इलेक्शंस लड़े। प्रोविंशियल लेवल के इलेक्शंस थे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, प्रोविंशियल इलेक्शंस होने थे जिसमें सूबाई हुकूमतें मिलनी थी लोकल इंडियंस को। फेडरल मिनिस्ट्री जो थी वो सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही रहनी थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 10 पर। यूनिट नंबर 9 का रिव्यू, यूनिट नंबर 8 का रिव्यू यहाँ कंप्लीट हुआ। यूनिट नंबर 10, द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। यूनिट नंबर 8
लास्ट ईयर जो इसमें डिस्कस किया गया वो 1935 का, यानी यूनिट नंबर 10 कहाँ से स्टार्ट होगा, 1935 से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, यूनिट नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिस्कस किया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हुई थी, यानी यूनिट नंबर 8 में जो ईयर स्टार्ट हुआ था 1914 से लेकर 1935 को हमने डिस्कस किया। अब यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करें, जिसमें 1935 से स्टार्ट करेंगे हम। 1935 में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट की बात करेंगे। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो था वो बनाया गया, जिसके मुताबिक इंडिया में इलेक्शंस होने थे। इंडिया में इलेक्शंस हुए 1937 में, और 1937 के इलेक्शंस में हुआ क्या, 1937 के इलेक्शंस में 11 प्रोविंसेस के लिए इलेक्शंस लड़े मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस लड़े, जिसमें से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीती और 11 प्रोविंसेस में से जो है वो बाकी रिमेनिंग प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग इलेक्शन जीती। यानी मेजर प्रोविंसेस, ये ज्यादा सूबे किसके हिस्से में आ रहे थे, कांग्रेस के हिस्से में आ रहे थे। सो जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया था उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसने बनाई, कांग्रेस ने बनाई। ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल स्टेप्स वर टेकन टू इम्पोज द हिंदू कल्चर एंड रिलीजन। जब कांग्रेस गवर्नमेंट में आई, प्रोविंशियल लेवल की बात कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस पावर में आई तो उन्होंने अपने रिलीजियस बिलीव्स को प्रमोट करना शुरू किया, और इस्लाम जो मुसलमानों का रिलीजन था उसको सप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स वो लेकर आए, जैसे कि जिसमें एक मेन चीज़ ये थी कि उनके जो स्कूल्स थे उसकी फंडिंग तो ब्रिटिश क्राउन रूल आने के साथ ही दोबारा स्टार्ट कर दी गई थी। तो उनके स्कूल्स में, चाहे वह हिंदू स्कूल्स होते हैं, मुस्लिम स्कूल्स होते हैं या मदरसास होते हैं, वहाँ पर उनका नेशनल एंथम जो था वो पढ़ा जाता था, और उसके आखिर में वो किया जाता था मिस्टर गांधी के पोर्ट्रे के आगे, जो कि मुस्लिम इस्लामिक टीचिंग्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं किसी के आगे भी सजदा करने की, और उसमें फोर्सफुली ये करवाया जा रहा था। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़, अब जैसे काउ स्लॉटर है उस पर पाबंदी लगा दी गई। अब जैसी ईद उल अज़हा का टाइम आता था तो मुसलमान क्या करते थे, अपने रिलीजियस बिलीव्स और टीचिंग्स को फॉलो करते हुए काउ स्लॉटर किया करते थे, तो वहां पर उन मुस्लिम स्टेट्स पे पाबंदी लगा दी जाती थी ड्यूरिंग ईद उल अज़हा के वो काउ स्लॉटर नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्म्स कांग्रेस लेकर आई थी जब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आई, तो जिसकी वजह से मुसलमानों को अपने रिलीजियस बिलीव्स और टीचिंग्स को फॉलो करने पर पाबंदियां लगाई गई थी कांग्रेस की तरफ से। ये वो टाइम था जब मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा जो है उसकी एक्टिविटीज कंट्रोल्ड हो गई थी, उसकी एक्टिविटीज लिमिटेड हो गई थी। अच्छा, फिर टाइम आया 1939 का। 1939 का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था जब दुनिया में दूसरी जंग अजीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट की थी जर्मनी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था। उस वक्त का जो जर्मनी का लीडर था वो रशियस लीडर था जिसका नाम था हिटलर। हिटलर ने जंग शुरू कर दी किसके खिलाफ, दूसरा ग्रुप जो ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, जो एक अलायंस बना हुआ था इन 3 कंट्रीज के दरमियान, उनके खिलाफ इसने जंग शुरू की। जो कब शुरू हुई है, फर्स्ट सितंबर 1939 में ये जंग शुरू हुई। इसमें 2 ग्रुप्स थे, एलिस एंड एक्सिस। एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान, इटली थे, जबकि एलिस में यूके यानी ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, यूएस और चाइना। चाइना के साथ बेल्जियम है, फ्रांस है, नॉर्वे है, नेदरलैंड और डेनमार्क। ये वो मेजर कंट्रीज थी जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था, किसको, यूके को, सोवियत यूनियन, यूएस और फ्रांस को। किसके अगेंस्ट, जर्मनी, इटली और जापान के अगेंस्ट। अच्छा, इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब का पहली बार इस्तेमाल किया गया था, जो कि यूएसए ने ये एटम बॉम्ब गिराया था जाके हिरोशिमा नागासाकी जापान की 2 स्टेट्स पर, जिसके जो है रिजल्ट्स जापान आज तक फेस कर रहा है। अच्छा जी, ये जंग शुरू हुई थी 1 सितंबर 1939 और इसका अख्ताम हुआ सितंबर 2 सितंबर 1945 को ये जंग खत्म हुई। और अगेन ये जंग कौन जीत गया था, एलिस जीत गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी हार गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो वर्ल्ड पावर उभर कर सामने आई थी, पहले यूके, फ्रांस वर्ल्ड पावर में आते थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो वर्ल्ड पावर बनी वो हो गया यूएसए, जिसने पहली बार इस जंग में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। खैर, इस जंग का जिक्र क्यों आया इस यूनिट में, इस जंग का जिक्र इस यूनिट में इसलिए आ रहा है कि 1939 का वो टाइम पीरियड था जब इलेक्शंस इंडिया में हो चुके थे, कांग्रेस अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना चुकी थी और बहुत अच्छे से रूलिंग कर रही थी। मसला वहां खड़ा हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूके की गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फोर्सेस को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में। यहाँ कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया कि आपने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे सलाह मशवरा किए बगैर कैसे उनकी फोर्सेस का इस्तेमाल कर लिया वर्ल्ड वॉर 2 में। लिहाजा मिस्टर गांधी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिसाइड किया कि जितने भी मिनिस्टर्स मौजूद थे प्रोविंशियल लेवल पर
इस गवर्नमेंट में वो तमाम मिनिस्टर्स अपनी सीट से रिजाइन कर देंगे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मुस्लिम लीग और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब की बात हो रही है? 1939 की बात हो रही है। 1939 में जब इन्होंने रिजाइन कर दिया, तमाम कांग्रेस मेंबर्स ने अपनी मिनिस्ट्रीज छोड़ दी प्रोविंशियल लेवल की, तो ये वो टाइम पीरियड था जब मिस्टर जिन्ना ने मुस्लिम लीग को इकट्ठा करना शुरू किया। सब कॉन्टिनेंट इंडिया के हर शहर हर सूबे में जाकर उन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ के लिए राज़ी किया कि वो मुस्लिम लीग के फ्लैग के नीचे आए, ताकि मुसलमान अपनी जो है सपोर्ट ब्रिटिश के साथ शो करें, क्योंकि इस वक्त ब्रिटिश और कांग्रेस के जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। इसका फायदा उठाया जाए और अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाई जाए, अपनी सपोर्ट शो की जाए। यानी जो मुसलमान थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट कर रहे थे यूएस को, यूके को, ब्रिटिश को, लेकिन इंडियंस जो हिंदू थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस चीज़ का फायदा उठाया गया। मुस्लिम लीग का एक इजलास हुआ 1940, 23 मार्च 1940 वो वक्त था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। एक बहुत बड़ा जो है वो इजलास जलसा हुआ, जिसे कहा जाता है कि ये पाकिस्तान बनने के लिए सबसे अहम साबित हुआ। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ, मीटिंग हुई, जिसमें जो है बहुत अहम फैसले लिए गए। इस इजलास में जो एड्रेस किया गया था, उसमें एक रेजोल्यूशन पेश की गई। द रेजोल्यूशन वाज रिटन बाय मोहम्मद जफरुल्लाह खान एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय AK फजलुल हक। उसको प्रेजेंट करने वाले AK फजलुल हक थे। अच्छा, इस रेजोल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, इट डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया विद इट्स ओन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। क्या डिमांड की गई थी इस रेजोल्यूशन में? कि मुसलमानों को एक सेपरेट स्टेट दी जाए जहां उनकी अपनी गवर्नमेंट हो, जिसमें ना तो कांग्रेस का कोई इंटरफेरेंस होनी चाहिए और ना ही जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की किसी किस्म की इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ऑल दोज at the meeting unanimously agreed with it, and at that time the name Pakistan was being used for the Muslim state। और इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, पाकिस्तान का नाम अली उल ऐलान इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले कहा जाता था सेपरेट मुस्लिम स्टेट, अब क्या कहा जाने लगा? पाकिस्तान। के अब किसकी डिमांड की जा रही है? सेपरेट मुस्लिम स्टेट, पाकिस्तान की डिमांड की जा रही है। फिर एक क्रिप्स मिशन प्लान किया गया। अच्छा, इस क्रिप्स मिशन प्लान का मकसद क्या था? कि दोबारा से मुस्लिम लीग और कांग्रेस को यूनाइट करना और इंडिया को टूटने से रोकना। ये कोशिशें की जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। एक तरफ तो वो मुसलमानों को ये सपोर्ट शो कर रहे हैं कि ठीक है सेपरेट हो जाए, इंडिपेंडेंट कर देंगे, दूसरी तरफ उनके साथ वही, क्योंकि उनकी जो आदत थी हमेशा से धोखा करने की, वही की जा रही थी। कांग्रेस को राजी किया जा रहा था कि जो है सेपरेशन ना होने पाए। अच्छा जी, कहते हैं द लीडर्स ऑफ कांग्रेस मिस्टर गांधी एंड नेहरू स्टिल डिसएग्रीड ओवर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो पार्टीशन के लिए राजी नहीं थे, यानी उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया था। दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट बट यूनाइटेड इंडिया। वो क्या कह रहे हैं मिस्टर गांधी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या विजन था? कि इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो लेकिन डिवाइड ना हो, यानी पाकिस्तान ना बने, बस जो ब्रिटिश है वो इंडिया को छोड़कर चले जाओ और एक सेक्युलर गवर्नमेंट बना दी जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू रिजॉल्व द हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अच्छा जी, उन्होंने कहा इंडिया को, अब जब ये जो क्रिप्स मिशन के मेंबर्स आए, उन्होंने क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पेश किया। उन्होंने कहा ठीक है आपको फुल डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी उसके बाद। अब वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म होगी किसी को नहीं पता, टाइम पीरियड है 1939 का। अभी 1947 में बहुत टाइम था। ये बात हुई कि आप जो है 1942 में ये क्रिप्स मिशन प्लान तैयार किया गया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि आपको फुल डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, जंग खत्म होने का इंतजार करें। जंग खत्म नहीं हो रही है, जंग जाके खत्म हुई 1945 में, पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले। और इसी दौरान इलेक्शंस भी होने थे, दूसरे इलेक्शंस होने थे। पहली असेंबली तो अबॉलिश हो चुकी थी, कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज छोड़ दी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, पूरी रूलिंग किसके पास वापस गई थी? ब्रिटिश के पास। अब दोबारा वो चाह रहे थे कि इंडिया में इलेक्शंस हो जाएं। उस इलेक्शंस के लिए दोनों को राजी करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, इन 1942 मिस्टर गांधी बिगेन, पहले तो उन्होंने जो क्रिप्स मिशन के मेंबर्स आए थे उनको वापस भेजा, क्रिप्स मिशन प्लान को रिजेक्ट किया। 1942 में उन्होंने दोबारा एक मूवमेंट शुरू कर दी जिसे कहा गया क्विट इंडिया मूवमेंट। जब मिस्टर गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट की, वायलेंस क्रिएट हुआ, इंतशार फैला, लोगों को मारना शुरू कर दिया गया, गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान पहुंचाया जाने लगा। लिहाजा 1942 में बेचारे जो मिस्टर गांधी थे उनको दोबारा अरेस्ट किया गया उनके मेंबर्स के साथ, तीसरी दफा चले गए वो जेल। अब आगे क्या हो रहा है कि 1944 का टाइम पीरियड आ गया है, अब उनको रिलीज किया गया जेल से। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक क्या कहा जाए पॉलिसी थी कि किसी तरह से इनकी आपस में बातचीत हो, कोई किसी एक पॉइंट पर ये आकर जो है वो सेटल डाउन हो जाए। लिहाजा 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज्ड मिस्टर गांधी फ्रॉम द प्रिजन। मिस्टर जिन्ना
और मुस्लिम लीग के मेंबर्स की जो है मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि मिस्टर गांधी से इस पर बात की जाएगी कि मुसलमान जो है वो जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दी जाए, उस पर कांग्रेस राजी हो जाए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। लेकिन जब दोनों के मुज़ाकरात हुए, मिस्टर गांधी अपनी बात पर डटे रहे कि जब भी इलेक्शंस होंगे ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से होंगे, सबने यहीं से इलेक्शन लड़ना है, अलग अलग इलेक्शंस नहीं होंगे, और इंडिया इंडिपेंडेंट तो होगा बट डिवाइड नहीं होगा। लिहाजा 1944 में जो जिन्ना गांधी टॉक्स थी वो फेल हो गई। दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे हुए हैं। 1945 का टाइम पीरियड आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, और जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी तो फुल डोमिनियन स्टेटस इंडियंस को, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों को दे दिया जाएगा। बाद में ये झगड़ते रहे इंडिपेंडेंट होना है या नहीं होना। उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था वो लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था। उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, अब वो लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आ गया था इंग्लैंड में, जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ने डिसाइड किया कि अब इंडिया का पार्टीशन हो जाना चाहिए, यानी इंडिया को हम ना सिर्फ इंडिपेंडेंट करेंगे बल्कि उसको डिवाइड भी कर देंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने फिर भेजा आखिरी वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड माउंट बैटन। अच्छा, द सेम ईयर इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंडिया। 1946 में फिर इंडिया में इलेक्शंस हुए, जिसमें से 90% इलेक्शंस जो थे वो कांग्रेस उन एरियाज में जीती थी जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में थी, और इसी तरह से 90% इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग उन एरियाज में जीती थी जहां मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट्स थे। यानी यहां आकर ये बात क्लियर हो गई कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हिस्से हैं वो कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जहां हिंदू मेजॉरिटी वाले हिस्से हैं वहां पर हिंदू मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट नहीं करे। इसका मतलब डिवीजन तो हो गई, कुछ हिस्से मुसलमानों के हैं, कुछ हिस्से हिंदुओं के। तो जहां हिंदुओं के हिस्से उसको इंडिया बना दिया जाए, जो मुसलमानों के हिस्से जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में सपोर्ट मुस्लिम लीग को करे उसको पाकिस्तान यानी मुस्लिम स्टेट बनाया जाए। यहां पर डिस्क्रिमिनेशन आ चुकी थी, यहां पर डिवीजन की बात क्लियर हो गई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये बात समझ आना शुरू हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स टू इंडिया इन 1946। अच्छा जी, कैबिनेट मेंबर्स को भेजा गया ताकि प्लान किया जाए कि इंडिपेंडेंट करना है या यूनाइटेड रहना है। कोशिशें यही की जा रही थी फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्हें यूनाइटेड रखा जाए। कैबिनेट मिशन प्लान का मकसद भी यही था, जिसको हर तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट किया। और यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली दफा अनाउंस किया कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी कानून को नहीं मानते। अभी तक जितना भी प्रोटेस्ट आ रहा था वो किसकी तरफ से आ रहा था? कांग्रेस हर बार सिविल डिसोबीडियंस पर चली जाती थी, नॉन कॉपरेशन पर चली जाती थी। मुस्लिम लीग ने कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं की, कभी सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट नहीं की। ये पहली दफा था 16 अगस्त 1946 जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तमाम लोगों को कहा कि आज से हम सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट पर जाएंगे, हम वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी भी ब्रिटिश लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते, आज से हम प्रोटेस्ट पर जाएंगे। और ये जो था ये रिमार्क प्रोटेस्ट था जो मुस्लिम लीग की तरफ से किया गया। लिहाजा इस प्रोटेस्ट के दौरान रोकते रोकते भी ये जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया, और 4000 के करीब लोग इसमें जो है वो जख्मी हुए थे, और कुछ लोग इसमें मारे भी गए। ये कोलकाता में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस फेस की गई। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिसाइड करना था कि अब इन्हें करना क्या है। लिहाजा 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया दैट ब्रिटेन वुड लीव द इंडिया बाय द जून 1948 कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया को 1948 जून में छोड़कर चले जाएंगे और फिर पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात इस कदर बढ़ चुके थे कि उन्हें 1948 के बजाय 1947 में जो है इंडिपेंडेंट और पार्टीशन करना पड़ गया। अच्छा जी, अब इस पार्टीशन के लिए उन्होंने जो वायसराय बुलवाया उसका नाम था लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन जो था इंडिया का आखिरी वायसराय और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल भी बना। लॉर्ड माउंट बैटन ने बड़ी कोशिशें की कि किसी भी तरह से पार्टीशन को रोक दिया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। लिहाजा 3 जून 1947 को पार्टीशन अनाउंस कर दिया गया फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उस वक्त का जो कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया वो 1935 का ही कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके मुताबिक 1936 में इलेक्शन हुआ, फिर 1946 में भी वही 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के मुताबिक इलेक्शन हुआ। और पाकिस्तान और इंडिया बनने के बाद जब तक दोनों ममालिक, दोनों कंट्रीज ने अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, तब तक दोनों कंट्रीज में 1935 का ही कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल हुआ। फिर बाउंड्री डिवीजन का काम स्टार्ट किया गया, किस तरह से सरहदों को डिवाइड करना। इस काम के लिए जो है सर साइरल रेडक्लिफ को अपॉइंट किया गया।
इनके अंडर 2 ब्रिटिश जजेस काम कर रहे थे। इन्होंने फिर जो है डिवीजन की बाउंड्री की, मेनली जो फोकस किया गया था वो पंजाब और बंगाल को, यहाँ पर भी रिजर्वेशन आई, बंगाल और पंजाब की डिवीजन, बंगाल को तो उसी हिसाब से डिवाइड किया गया था जिस वक्त कलकत्ता को हमने डिवाइड किया था ना, उड़ीसा और बिहार में एक वेस्ट बंगाल था और एक ईस्ट बंगाल था। इसी तरह से डिवीजन पार्टीशन के टाइम पे भी रखी गई, लेकिन पंजाब की डिवीजन अनफेयर की गई थी। कुछ इलाके ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ आने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया, वो इंडिया को दे दिए गए, जिसमें से एक एरिया ऐसा था जहां से आराम से जो है इंडिया एक्सेस कर सकता था कश्मीर तक। ये भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ अनजस्टिस किया गया, और पार्टीशन की जो बाउंड्री थी वो 1947 और 14 अगस्त 1947 के बाद अनाउंस की गई, ताकि आप कोई रिजर्वेशन शो नहीं की जा सकती। अब तो आज़ादी हो गई, सेपरेशन हो गई, अब आप लाख बोलते रहे कि ये पार्टीशन गलत हुई है, उसका फैसला वापस नहीं लिया जाना था। अब फिर खैर जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर जो है वो माइग्रेशन शुरू हुई। माइग्रेशन एक मास मूवमेंट थी जो उस दौरान वर्ल्ड में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन पाकिस्तान इंडिया के डिवीजन के बाद हुई थी। इस माइग्रेशन के दौरान लाखों लोग मारे गए। साथ के साथ जो है वो पाकिस्तान इंडिया सेपरेट तो हो गया, मसला आ गया गवर्नर जनरल के सिलेक्शन का। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना यह था कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी मैं ही बनूंगा और इंडिया का गवर्नर जनरल भी मैं ही बनूंगा। इंडिया में मिस्टर नेहरू, मिस्टर गांधी ने तो उनको एज अ गवर्नर जनरल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मिस्टर जिन्ना ने क्लियरली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन को एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि वो एट अ टाइम 2 कंट्रीज के गवर्नर जनरल रहे, लिहाजा पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बने लियाकत अली खान। इस तरह से डिवीजन हुआ, इस तरह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को। बहुत ज़्यादा लोगों की कुर्बानियों और मेहनतों के बाद बात रह गई प्रिंसली स्टेट। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनका क्या किया जाए। अब ये तो सब इंडिपेंडेंट थी, ये तो प्रोविंसेस में आती ही नहीं थी, तो फिर इनको आज़ादी दे दी गई कि जिसके साथ चाहें जाकर ऐड हो जाएं। जो मुस्लिम प्रिंसली स्टेट्स थी वो मुसलमान पाकिस्तान के साथ जाना चाहती तो पाकिस्तान के साथ चली जाएं। जो हिंदू मुस्लिम प्रिंसली स्टेट्स थी वो चाहें तो वो इंडिया के साथ जा सकती, उनको फ्रीडम दे दिया गया। इस तरह से फिर प्रिंसली स्टेट्स अपने मर्जी से जिस भी कंट्री के साथ जाना चाहती थी वो चली गई। यहाँ आकर आपका यूनिट नंबर 10 द बर्थ ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू होता है कंप्लीट। अब हमने अपने तमाम चैप्टर्स जो कि हमारे सेकंड सेमेस्टर फाइनल के थे उनका रिव्यू कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने कौन कौन से यूनिट का हिस्ट्री में रिव्यू किया और कौन कौन से यूनिट का हमने ज्योग्राफी में रिव्यू किया था। उसके बाद आपको असेसमेंट्स शो करवा दिए जाएंगे एंड आपने असेसमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे ज्योग्राफी की यूनिट्स को। ओके, ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 1 है हमारे पास आवर रीजनल नेबर्स, राइट। यूनिट नंबर 2 है नेचुरल लैंडफॉर्म्स। यूनिट नंबर 3 है ओशंस एंड सीज। ये 3 यूनिट हमारे पास मिड टर्म के थे। यूनिट नंबर 5 पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये यूनिट नंबर 5 है। और यूनिट नंबर 7 एडवांस्ड मैपिंग टेक्निक, ये 2 यूनिट फाइनल में आपको करवाए गए, कंबाइन कर दिया गया मिड टर्म और फाइनल को, तो टोटल 5 यूनिट्स आए। यूनिट 1, 2, 3, 5 एंड 7 ये ज्योग्राफी का कंटेंट है, राइट। इसके बाद जो हमारे पास हिस्ट्री का कंटेंट है, हिस्ट्री के कंटेंट में अगेन हमारे पास जो है 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 2 द स्ट्रगल फॉर द पावर ऑन द सब कॉन्टिनेंट। यूनिट नंबर और चैप्टर नंबर 3 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 4 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, ये 3 चैप्टर 2, 3 एंड 4 ये मिड टर्म से लिए गए हैं। चैप्टर नंबर 8 द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 10 द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, ये फाइनल से लिए गए। मिड और फाइनल को कंबाइन कर सेकंड सेमेस्टर फाइनल का कंटेंट डिजाइन किया गया, जिसमें 5 यूनिट हिस्ट्री से हैं, 5 यूनिट जो है वो आपके ज्योग्राफी से। हिस्ट्री के 5 यूनिट, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 8 एंड 10 है। अब इसके बाद हिस्ट्री के रिमेनिंग असेसमेंट्स आपको शो करवाए जाएंगे जो कि आपने होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। हिस्ट्री के प्रीवियस असेसमेंट्स दिए जा चुके हैं। हिस्ट्री के आज का जो यूनिट नंबर 4 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का असेसमेंट है। ये द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 5 ब्लैंक्स हैं इसमें, ठीक है, 5 ब्लैंक्स इसमें। इसके बाद 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑलराइट। And then unit number 8 again इसमें 6 blanks हैं।
2 short questions and 1 long question. This is the assessment number 9, unit number 8 in history. And the last assessment, assessment number 10, unit number 10, history. 6 blanks. Right? 2 short questions. टू शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन है. लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आपके पास एक्टिविटी आ रही है. क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. अंडरलाइन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया. एक मिनट. अंडरलाइन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया इन येलो कलर ऑन द मैप विद देम. मैप आपके पास है पेज 49 का. मैं आपको मैप शो करवा रही हूं. अगर आप इस मैप को देखो तो इस मैप पर येलो कलर में जहां जहां आपको स्टेट्स लिखी हुई नजर आ रही हैं, ऑल दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स. आपने इन प्रिंसली स्टेट्स को मेमोराइज करना है. जम्मू एंड कश्मीर, बलोचिस्तान, राजपुताना, सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया के बाद है बस्तार, हैदराबाद, गोवा, मैसूर, कोचिन एंड तरावनकोर. ऑल दीज आर 10 princely states which are presented on this map. You have to memorize all these princely states. ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है जो इस असेसमेंट नंबर 10 में दी गई है. ऑल राइट. और असेसमेंट इसी असेसमेंट की सेकंड एक्टिविटी में आपको इवेंट्स नजर आ रहे होंगे. ये इन इवेंट्स के एयर्स आपने कंटेंट सोल्यूशन से याद करने हैं और फिर लिखने हैं. और लास्ट में है आगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 4 एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन दिया गया है फॉर प्रिपरेशन. और आखिर में आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के मैं ब्लैंक्स का जितने भी ब्लैंक्स आपको 10 असेसमेंट्स में दी गई हैं उनका सॉल्यूशन शो करवा दे रही ताकि प्रिपरेशन में आपको आसानी हो. क्लियर है? तुम इसको फोकस करो, मैं डायरी लिख रही हूँ. Okay, now your homework is solve the assessment number 8 from unit number 4, assessment number 9 from unit number 8 and assessment number 10 from unit number 10 in history. This is your home task. अब तक आपको टोटल 10 असेसमेंट्स दिए गए. 5 असेसमेंट्स आपको दिए गए थे ज्योग्राफी से, 5 असेसमेंट आपको दिए गए थे हिस्ट्री से. घर पे बैठिए, असेसमेंट सॉल्व कीजिए. स्कूल आए, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.